हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज अपन जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के अंदर कार्य वर्क इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो वर्क या कार्य जो टॉपिक है अपना जनरल साइंस का, ये लगभग आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, कार्य का क्या तात्पर्य होता है? देखो, कार्य का तात्पर्य अपन पहले से अपन लगभग सभी जानते हैं क्या कि हमारे दैनिक जीवन में चलना, उठना, उठाना आदि बहुत सी घटनाएं संपन्न होती है। ठीक है, जो कि कार्य की श्रेणी में आती है। ठीक है, श्रेणी में आती है। अर्थ क्या हुआ कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे काम, ये तो बस अपने एग्जाम्पल लिए भाई, चलना, उठना, उठाना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जो भी सब कार्य अपन जो घटनाएं हो रही हैं, उन सबको अपन अपने सामान्य जीवन में उसको क्या बोलते हैं? कार्य ही बोला जाता है कि भाई ये काम किया हमने, ये काम किया। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बोलने और साथ में हमारे साइंस की भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो, ये तो अपने दैनिक जीवन की बात आई। अब देखो दूसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों में फर्क है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य तभी ही माना जाता है। कार्य तभी ही किया हुआ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कब माना जाता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। देखो, आप एक चीज समझिएगा, यहां पर आपको जो अपन जो कार्य के बारे में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें देखो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना मुख्य रूप से, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे वो लॉजिकल आएंगे। वो डायरेक्टली कोई आपको फॉर्मूला या डेफिनेशन कभी नहीं पूछता। वो क्या करेगा, इस जो अपन पढ़ रहे हैं इन्हीं के ऊपर घुमाकर कोई लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाता है। जैसे अपन ने क्या कहा, हमारे दैनिक जीवन में कार्य अपन किसको मानते? चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सब चीजें क्या है? कार्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसी चीज को जब फिजिक्स की लैंग्वेज में या वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपन किसको कहते हैं? कार्य किसे कहें? कार्य तभी ही किया हुआ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कब किया हुआ माना जाता है? तभी माना जाता है वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। ये मोस्ट बात है अपन लैंग्वेज में क्या है कि जब अपन किसी वस्तु पर बल लगाए तो उसके अंदर विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, उसको अपन कार्य कहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो, देखो कैसे क्या हो गया, जैसे कि कोई ये पिंड है, ये कोई पिंड ले लो आप, ये कोई पिंड ले लिया अपन ने, कोई ये पिंड लिया। ठीक है, इस पिंड को लिया, पिंड के ऊपर आपने कोई बल लगा दिया, जैसे इस साइड में लगा रहे हो आप, बल लगा रहे हो, खींच रहे हो इसको, बल लगाना, खींचना। तो इस स्थिति में ये पिंड मान लो कि यहां पर कोई नई स्थिति में पहुंच जाए, इस नई स्थिति में पहुंच गया, तो ये क्या हुआ? ये विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? भाई पहले ए पोजीशन पे था, अब कौन सी पोजीशन पे आ गए?
बी पोजीशन पे। मतलब किसी भी पिंड पर अगर अपन कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया, विस्थापन क्रिएट हो गया, बन गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि भैया अब हमारे द्वारा कार्य संपन्न हुआ। क्या हुआ कार्य संपन्न है कि हमने इस पिंड को ए जगह से कहां तक भेज दिया, बी जगह तक। कहां विस्थापित कर दिया, बी तक। विस्थापन के लिए आपने क्या लगाया, बल। इसलिए हमारे द्वारा आरोपित बल से अगर विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है, यदि बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कार्य संपन्न नहीं होगा। ये बहुत मोस्ट बात है, आप ध्यान रखिएगा। आपने अगर मान लो बल लगाया उससे विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ है तो ध्यान रखिएगा आप कार्य की श्रेणी में नहीं माने जाएगा। जी आपने कितना ही बल लगाया, जैसे सुबह से शाम तक आप अगर किसी पिंड पर को धक्का मार रहे हो लेकिन वो विस्थापित नहीं हो रहा, अपनी जगह से परिवर्तित, उसकी जगह परिवर्तित नहीं हो रही है, तो वो कार्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखिए। तो एक बात बताओ, अगर आप सुबह से शाम तक अगर आप किसी चीज को धक्का मार रहे हो और वो विस्थापित नहीं हो रही तो आपको थकान तो अनुभव होती है, आप थक तो जाओगे। तो उस स्थिति में वो कार्य नहीं होकर क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में अपने एक नया शब्द काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक कार्य। क्या बोलते हैं, आंतरिक कार्य। ये चीज ध्यान रखिएगा। इंटरनल वर्क, एक आंतरिक कार्य अपन यूज करते हैं। आंतरिक कार्य अपन किसको बोलेंगे, आंतरिक कार्य तब बोला जाता है जब किसी पिंड को ऊपर अगर अपन बल भी लगा रहे हैं और उस स्थिति में उसमें विस्थापन भी नहीं हो रहा, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा जो परिश्रम है, कार्य मत कहो, क्या कहो, परिश्रम है, उसको अपन कह रहे हैं ना। यदि किसी वस्तु या बल लगाने पर उसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हमारे द्वारा किया गया परिश्रम, देखो मेहनत ही करी, हमने फोर्स लगाया, वो क्या किया गया परिश्रम को आंतरिक कार्य कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपने ट्राई करी, मेहनत भी हुई, पिंड के ऊपर सुबह शाम तक आप लगा रहे हो, धक्का मार रहे हो, कुछ भी 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 10 घंटे 20 घंटे कुछ भी लगाया आपने, किसी भी चीज को धक्का मार रहे हो, लेकिन वो चीज अपनी जगह से खिसक नहीं रही। उस कंडीशन में अपन क्या करें कि कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है, आंतरिक कार्य के रूप में डिफाइन होगा, उसको हम आंतरिक कार्य कहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल कौन से आएंगे, एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल, दीवार को धक्का मारना। अब बताओ, आपने एग्जाम्पल लिया कि दीवार को धक्का मारना, कि आपने किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं, तो बताओ दीवार किसकी कि नहीं किसके की। ठीक है, दीवार खिसक नहीं रही लेकिन हम थकान का अनुभव करते हैं, दीवार को धक्का। इसमें क्या होगा कि दीवार विस्थापित नहीं हो रही, दीवार विस्थापित नहीं हो रही,
हम थकान का अनुभव करेंगे, हम थकान का अनुभव करेंगे। अब देखो, आपने दीवार को धक्का मारा और दीवार किसकी भी नहीं, विस्थापित नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर आप उस पर प्रयास कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको थकान होगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आंतरिक कार्य। उसको अपन क्या बोलेंगे, आंतरिक कार्य। ठीक है। इस कारण हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्य तभी माना जाएगा जब अपन किसी पिंड पर बल लगाएं और बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न हो रही। अगर विस्थापन नहीं है तो हम उसको बल की श्रेणी में, बलि आपके द्वारा आरोपित बल है वो सिर्फ क्या करेगा, थकान अनुभव करेगा, कोई कार्य संपन्न नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो, ये तो आंतरिक कार्य। अब एक बढ़िया चीज और सिख रहे हैं आपको। देखो, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे जाके। ये आप चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला के जैसे बात अपन करें, अपन कहें जब भी, देखना आप, जब भी किसी वस्तु या पिंड, जब भी किसी वस्तु या पिंड को विस्थापित करते हैं, जब भी किसी वस्तु या पिंड को विस्थापित करते हैं तो एक विरोधी बल उपस्थित रहता है। ठीक है। और अगर विरोधी बल उपस्थित नहीं रहे तो हमें किसी भी वस्तु या पिंड को विस्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो विस्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, ये चीज क्या कहना चाह रही है, ये देखो कंसेप्ट आपको क्या समझाना चाह रहा है कि जब किसी वस्तु या पिंड को, ध्यान से समझिएगा आप, जब किसी वस्तु या पिंड को विस्थापित करते हैं तो एक विरोधी बल उपस्थित रहता है। ठीक है। और अगर विरोधी बल उपस्थित नहीं रहे तो हमें किसी भी वस्तु या पिंड को विस्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। क्या अर्थ हुआ इस बात का? जैसे कि विरोधी बल कैसे होगा, जैसे अपन मान लो इस पिंड को ले लो आप, ये अपना कोई ले लिया पिंड है या कोई वस्तु है। ठीक है। ये कोई आपने पिंड ले लिया, ये आपकी सतह है, ये अपन ने क्या ले ली, सतह। ये हो गई अपनी एक सतह। ठीक है। ये सतह है, इस सतह के ऊपर ऐसे पिंड रखा हुआ है, कोई भी चीज हो सकती है। अब इसके ऊपर आप इधर बल लगा रहे हो, बल, तो डैश डैश करके ये क्या होगा, ये ऐसे करके यहां पर कोई नई स्थिति में आएगा। भाई विस्थापित होगा तो इधर ही जाएगा, ये पूरी सतह। तो ये इधर क्या कर रहा है, इधर ही भी आपका विस्थापन हो रहा है। देखो आप, इधर क्या होगा, विस्थापन। लेकिन मैंने कहा कि जब भी आप किसी पिंड को विस्थापित करते हैं तो एक विरोधी बल होगा, तो विरोधी बल इस पर इधर लगेगा, विस्थापन के उल्टा लगता है। इधर कौन सा लग रहा है, घर्षण बल। ये कौन है, विरोधी बल है। इसको अपन क्या बोलेंगे, विरोधी बल। देखो आप हमेशा अगर आप किसी वस्तु को अगर जमीन पर खिसकाना चाह रहे हैं, सतह पर खिसकाना चाह रहे हो, तो आप बल लगाकर उसे विस्थापन पैदा कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं उस स्थिति में उसके ऊपर विरोधी बल लगेगा। तो यहाँ पर विरोधी बल कौन होगा, घर्षण बल। इसकी बजाय अगर मान लो ऐसा होता, ये कोई पिंड है, ठीक है, ये क्या होता, कोई पिंड। अब ये सतह के ऊपर रखा हुआ है, ये जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको क्या कर रहे हो, उठाना चाह रहे हो, आप कहोगे मैं ऊपर उठाऊं। अगर आप इसको इधर ऊपर उठाना चाहो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
कि इधर तो आप लगाओगे बल ऊपर उठाने के लिए, बल क्यों लगा रहे हो, ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, उठाने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि हमेशा क्या होगा, एक बाह्य बल लगेगा तो आप ऊपर उठाने के लिए एक बल लगा रहे हो, तो इसके विपरीत बल कौन सा लगेगा, इसके इधर नीचे कौन सा लगेगा, जो इसका विरोध कर रहा है उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बल के जब भी किसी पिंड को अपन विस्थापित करना चाहें, देखो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पिंड को विस्थापित करते हैं तो एक विरोधी बल उपस्थित रहता है हमेशा, तो ठीक है, बल रहता है। और अगर विरोधी बल उपस्थित नहीं है तो हमें किसी भी वस्तु या पिंड को विस्थापित करने के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मान लो घर्षण बल नहीं लग रहा तो आपको इस पिंड को यहां तक विस्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों बल तो जब लगाओगे ना, अपन जब किसी वस्तु को धक्का मारते हैं, आप किसी पिंड को ऐसे आपने कभी धक्का मार के देखो, जैसे संदूक को खिसकाने की कोशिश करो तो आपको साउंड भी आती है, अब जमीन की रगड़ने की आवाज भी आती है, तो वो रगड़ पैदा होती है, वो कौन सा है, घर्षण बल है। अगर वो घर्षण बल नहीं होता, आप सोच के सकते हो कि अगर सतह एकदम चिकनी होती, फर्श कैसा होता, चिकना होता, उस पर अगर आपको किसी वस्तु को खिसकाना होता है तो आसानी से खिसक जाती है। लेकिन अगर सतह खुरदरी है तो खिसकाने में जोर आता है कि नहीं आता, तो वो कौन है, जो पैदा कौन हो रहा है, वो सतह पर घर्षण बल, और वो आपके बल के विपरीत है। आप चलते हो तो आपके साथ ऐसा होता है, आप जिस दिशा में चल रहे हो उसको उल्टा है, क्या लगेगा, घर्षण बल। ऐसे अपन किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं तो हम किस बल के विरुद्ध उठा रहे हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण बल के। तो नीचे कौन लग रहेगा, गुरुत्व बल, ऊपर कौन लग रहा है, आपके के द्वारा आरोपित बल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी पिंड को विस्थापित करते हैं तो एक विरोधी बल उपस्थित रहता है, अगर विरोधी बल उपस्थित नहीं है तो हमें किसी भी उठाने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात करें। अब देखो आपको अपन अब बात करें कार्य की डेफिनेशन। अभी तक तो अपने नॉर्मल बात करें, अपन बात करें कार्य। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान में अपन कार्य किसे कहेंगे, कार्य, वर्क किसको कहोगे आप साइंस में, कार्य। तो देखो कार्य आप किसको कहोगे, कार्य का मापन, ध्यान से सुनिएगा, कार्य का मापन, कार्य का मापन, कार्य का मापन, मापन, आरोपित बल, कार्य का मापन, आरोपित बल, आरोपित बल, आरोपित बल के परिमाण, आरोपित बल के परिमाण, परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मान, आरोपित बल के परिमाण तथा बल, तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में, तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल, उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल, के गुणनफल, गुणनफल को कार्य कहते हैं, को कार्य कहते हैं, ठीक है, कार्य कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या कहा हमने डेफिनेशन कि साइंस में कार्य किसे कहेंगे, कार्य का मापन आरोपित बल के परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मान, 5, 10, 20, ठीक है, तथा बल की दिशा, जिस दिशा में धक्का मार रहे हो, खींच रहे हो, उसी दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो देखो कार्य का फॉर्मूला क्या बन गया, सूत्र क्या बन गया, कार्य द्वारा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। लेकिन साथ में आपने एक शर्त और लगाई है, क्या कह सकते हो, बल की दिशा में, किस में होना चाहिए, बल की दिशा में ही होना चाहिए विस्थापन, ये आपकी शर्त भी है। तो कार्य क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन, और बल की दिशा में ही हो, विस्थापन भी कौन सी कंडीशन दे रहे हो, बल की दिशा में। अब देखो आप कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कार्य को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, याद करो, कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं अपन वर्क, तो इसको बोलेंगे W, अंग्रेजी में W। अच्छा, बल को इंग्लिश में फोर्स, F। विस्थापन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी कर सकते हो आप, F इंटू डी। कार्य हो गया बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। आपको क्लियर होना चाहिए कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, लेकिन कब, बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए, उस कंडीशन में आप कार्य कहोगे बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब देखो आप
अगर ऐसा ना हो, समझिएगा आप, ये आपका मान लो कि आपको मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका कोई भी पिंड है, कोई सतह है, ठीक है। अब इसको अपन ने जैसे एक्स वाई मान लिया ऐसे, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया 0। अगर आप किसी पिंड को के ऊपर एक बल लगा रहे हैं, आप इसके ऊपर इस दिशा में बल लगाए F, क्या लगा रहे हो, F बल लगा रहे हो, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, इसी दिशा में ये पिंड जाकर यहां कहीं दोबारा नई जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। ये लो नई जगह पहुंच गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसका सेंटर होगा। तो ये दूरी क्या कहलाएगी, S, मतलब इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं विस्थापन। ये दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन, जिसको आपने क्या माना है, D। मतलब आपने देखो किसी पिंड के ऊपर बल लगाया और बल की दिशा में ही ये पिंड विस्थापित होकर यहां तक नई पोजीशन में पहुंच गया, तो उस पहले वाली स्थिति और नई वाली स्थिति के बीच की दूरी तो क्या कहलाएगी, विस्थापन स्थिति, और बल उसी दिशा में आपने कहा। तो इसी कंडीशन में तो क्या हो गया, W बराबर F गुणा D, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी है आपको हमेशा यही कंडीशन हो, ये तो अपनी कंडीशन थी फर्स्ट, ये कंडीशन तो अपने क्या लेंगे, इसको तो लेंगे फर्स्ट, ये तो ले लिया अपने फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में देखो क्या होगा, सेकंड को आप समझिएगा क्या होता है कि जैसे आपने ये पिंड लिया, ठीक है, यही पिंड है आपका, ये पिंड ले लिया, इसके अपन ने ऐसे इसका सेंटर ले लिया, ये लो, ये हो गया। अब इस पर आप बल ऐसे लगा रहे हो, बल कहां लगा रहे हो, ऐसे, और देखो इस दिशा में जाकर ये पिंड यहां पर जाकर वापस कोई पहुंच जाए, ठीक है, ये पहुंच गया, ये नई कंडीशन कोई ओडेस, तो ये कौन हो गया आपका विस्थापन, ये इस दिशा में क्या आया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया डी। अब देखो आप पर परिभाषा पढ़ी थी कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है, लेकिन साथ में शर्त लगाई थी कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। लेकिन देखो यहां पर बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, देखो विस्थापन तो इधर हो रहा है और बल ऐसे तिरछा हो रहा है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली उदाहरण बताऊं, जैसे आप संदूक को रस्सी बांध दें और रस्सी को अपने कंधे पर रख लें और फिर चलते हुए संदूक को खींचे, तो बताओ ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी भाई। आप जैसे आपने इस संदूक को यहाँ पर कंधे पर रख लिया, तो उस कंडीशन देखो बल है अपन कंधे के ऊपर से रस्सी अगर पकड़ के उस संदूक को खींच रहे हैं तो बल तो ऐसे लग जाएगा, और विस्थापन किस पर होगा, संदूक जमीन पे खिसकेगी। तो उस कंडीशन में देखो बल और विस्थापन दोनों के बीच में एक थीटा कोण बन गया। ये तो कोण आपका डी है, इधर क्या हो रहा है डी। तो देखो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में न होकर क्या हो गया, उनके बीच में एक थीटा कोण बन गया। ये दोनों किसी कोण पर है, लेकिन हमारी परिभाषा क्या है, परिभाषा कहती है कि W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, और कौन सी में, बल की दिशा में, ये अपने से बल की दिशा में। अब बल की दिशा में विस्थापन है नहीं, तो बल की दिशा मतलब अपन यूं कर लें कि इस जिस दिशा में विस्थापन हो रहा उसी दिशा में अगर बल की बात कर लें तो हमें पता है। तो देखिएगा आपको मैं एक थोड़ा सा मैथ का हिस्सा आएगा, गणित आएगी, देखो कैसे आप थोड़ा समझिएगा, समझ में आओगे। तो जैसे मान लो इसको ले लो मैं एक्स, इसको क्या ले लिया वाई, इस एक्स वाई में मान लो ये आपका बल हो गया एफ, और ये यहां से कोण कितना बना रहा है थीटा। अगर देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है कि एक्स वाई के बीच में कोई बल है एफ जो थीटा कोण पर है। अब देखो एफ की स्थिति क्या है, एक्स में और वाई दोनों के बीच में है, तो ये हिस्सा क्या कहलाता, आपको ध्यान हो तो ये एक्स वाई के बीच का हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, एक्स वाई तल, इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई तल, ये एक्स वाई तल है। तो आपका एफ किसमें है, एक्स वाई तल के अंदर है। तो एक्स वाई तल में जो आपका एफ है उसका मान एक्स दिशा में भी है और वाई में है। तो अपन मान ज्ञात करने के लिए यहां से एक लंब डाल दो, आप देखो ऐसे लंब डालो, ये ओ ले लो, इसको बिंदु ए मान लो, इसको बी मान लो। तो आप देखो त्रिभुज ओ ए बी, क्या ले लिया, त्रिभुज ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी के अंदर आप क्या ले, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है आपको ध्यान हो, आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। कोस थीटा हो गया आधार बट्टे कर्ण।
तो अब देखो ये त्रिभुज लिया आपने ओ ए बी, तो ये तो पता लग गया इसमें आपको कि ये तो कौन है लंब, ये कौन है आधार और ये कौन है कर्ण। तो देखो कोस थीटा बराबर क्या आ गया, आप सारे समझदार हो। तो देखो आधार कौन है इसमें, ये कौन है लंब है, भाई अपने लंब नाम दिया लंब, तो अपन कहेंगे ओ बी बट्टा ओ ए। ठीक है, अब देखो ओ बी तो हमें नहीं पता, लेकिन ओ ए का मान पता है। ओ ए कौन है एफ, ओ ए की वैल्यू क्या है एफ। तो ओ बी बराबर क्या आ गया, देखो एफ कोस थीटा, क्या आ गया एफ कोस थीटा। मतलब आपका एक्स दिशा में आपके बल का घटक क्या आ गया एफ कोस थीटा, क्या आ गया एफ कोस थीटा। तो अब हमारा देखो कार्य क्या बनेगा, कार्य आप देखो कार्य बराबर क्या होगा बल गुणा विस्थापन। अब देखो आपका जो एफ कोस थीटा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में ही तो है। तो एक्स में जब आपका है तो इसी डायरेक्शन में आपका विस्थापन है, तो आपका क्या हो जाएगा देखो एफ कोस थीटा गुणा डी। तो हमारा कार्य W बराबर हो गया एफ डी कोस थीटा। हमारा कार्य W इज इक्वल टू क्या हो गया एफ डी कोस थीटा। देखो दोबारा, क्योंकि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो आपका सीधा आ जाएगा बल गुणा विस्थापन। लेकिन जब हमने कह दिया कि ये अपना पिंड है, ये आपका पिंड है, इसके ऊपर क्या है आपने फोर्स कैसे लगा रहे हो, बल इधर लगा रहे हो, बल इधर लगा रहे हो, और विस्थापन किधर हो रहा है इधर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में कोण थीटा बना नहीं बना। उस स्थिति में बल और गुणा विस्थापन डायरेक्टली कैसे कर सकते अपन, क्यों, क्योंकि हमारी शर्त है कि बल और विस्थापन की दिशा एक ही होनी चाहिए। तो अपन विस्थापन की दिशा में बल का मान निकालें, तो इसका इस दिशा में मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एफ कोस थीटा, क्या आ जाएगा एफ कोस थीटा। तो हमारा कार्य W इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डी कोस थीटा। तो यहां पर हमने बल की वैल्यू लगा दी यहां पर एफ कोस थीटा, तो कार्य हो गया बल गुणा विस्थापन। तो इधर ही विस्थापन है इधर ही बल है, तो कार्य का एफ डी कोस थीटा। ये व्यापक फॉर्मूला है, ये क्या है कार्य का व्यापक स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। ठीक है, स्वरूप है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि कार्य क्या है तो आप क्या कहोगे बल गुणा विस्थापन। लेकिन अगर व्यापक रूप से अगर आपको ऑप्शनल दे दे ए बी, तो ए में एक दे दे भाई ए बराबर तो है W बराबर एफ डी, एक दे दिया W बराबर एफ डी कोस थीटा, एक दे दिया बल गुणा विस्थापन। लेकिन व्यापक स्वरूप ये आएगा W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, मतलब बल गुणा विस्थापन है। लेकिन यहां पर अब देखो यहां पर कौन है थीटा, थीटा क्या है बल व विस्थापन, बल व विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण, के मध्य बनने वाला कोण है। ठीक है, थीटा कोण है बल और विस्थापन के मध्य कोण है। अब देखो यहां से हमारे पास एक व्यापक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, क्या कि W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब देखो इस चीज को आप समझिए, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा का बेनिफिट क्या होगा आप देखो। अब मैं आपको बताता हूं, आपके पास फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से पर आधारित कई क्वेश्चन आते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है W इज इक्वल टू क्या है एफ डी कोस थीटा। व्यापक फॉर्मूला ये है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ठीक है, अब बेनिफिट क्या हो सकता है देखो, फर्स्ट हमने कहा फर्स्ट यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का अर्थ क्या हुआ, देखो ये आपका पिंड है, ठीक है, इसके ऊपर देखो ये ऐसे अपने डैश डैश करके ऐसे एक्स वाई मान लो आप, ठीक है। अब आप इसी डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो एफ, और इसी डायरेक्शन में क्या है डी, दोनों बल और विस्थापन समान दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो उस स्थिति में कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। तो आप भी जानते हैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1। तो W बराबर क्या होगा देखो एफ डी कोस 0 डिग्री, तो W बराबर क्या आ गया एफ डी, मतलब अधिकतम कार्य। ये क्या होगा अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य, ठीक है।
इसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम कार्य। अधिकतम कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होंगे, उस कंडीशन में अपने मैक्सिमम वर्क प्राप्त होगा, अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। ये चीज। दूसरी कंडीशन देखो क्या, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का तात्पर्य क्या हुआ, 90 डिग्री का तात्पर्य हुआ कि बल और विस्थापन लंबवत है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो अगर आप इस पर इधर बल लगा रहे हैं, इधर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ऊपर से जैसे आप किसी टेबल को दबा रहे हैं, आप किसी टेबल को दबा रहे हैं, तो विस्थापन इसका होना इधर चाहिए, विस्थापन होना इधर चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देखो, एक थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 90 डिग्री, ये थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं। क्योंकि आप जैसे किसी टेबल को दबा रहे हैं या किसी संदूक पर खड़े हो गए, उस स्थिति में थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप भी जानते हैं कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस थीटा में 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम कार्य, न्यूनतम कार्य। मतलब अगर बल और विस्थापन लंबवत है, बल और विस्थापन लंबवत है, उस कंडीशन में कार्य की वैल्यू क्या आएगी, न्यूनतम। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण का मान कितना हो जाए 180 डिग्री। मतलब क्या हो कि जैसे इधर तो हो रहा है आपका विस्थापन, और ठीक है विस्थापन की डायरेक्शन तो ये है, और इधर लग रहा है आपका बल, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के प्रति समांतर है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उस कंडीशन में कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, तो आप भी जानते देखो F इधर आ गया और D इधर आ गया, तो बताओ ये कोण 180 डिग्री बनानी है, थीटा बराबर 180 डिग्री बन गया। तो कोस 180 डिग्री इसका मान होता है -1, कितना होता है -1। तो बताओ W बराबर एफ डी कोस 180 डिग्री लोगे तो 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो आपका कार्य की वैल्यू क्या आ गया -FD। मतलब हमें क्या हुआ, ऋणात्मक कार्य प्राप्त हुआ, ऋणात्मक कार्य प्राप्त हुआ, कार्य प्राप्त हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बल और विस्थापन की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। फॉर्मूला देखो, व्यापक फॉर्मूला हमने क्या प्राप्त किया था, बल गुणा विस्थापन कब, जब बल और विस्थापन एक दिशा में है, तो W बराबर FD कोस थीटा। इसमें थीटा कोण था, बल और विस्थापन के बीच का कोण, तो हमने कहा थीटा का मान 0 भी हो सकता है, तो उस स्थिति में सीधा जाएगा W बराबर FD, जो हमारी पहली डेफिनेशन थी। थीटा 90 डिग्री हो जाए, बल और विस्थापन लंबवत हो जाए, तो कोस 90 का मान क्या होता है 0 होगा। उस स्थिति में आपके किए गए कार्य का मान भी क्या आएगा 0। और थर्ड कंडीशन आ गई, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बल और विस्थापन प्रति समांतर हो जाए, एक दूसरे के उल्टा, तो कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो उस स्थिति में आपके द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज हुई। अब देखो आप, ये तो अब कोई भी भौतिक राशि है, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं ये इसको क्या बोलेंगे भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक होते हैं, अपन मापते हैं, तो अपन बात करेंगे अब मात्रक की। किसकी बात करेंगे, मात्रक, किसके, कार्य की। देखो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको मात्रक पे से, ध्यान रखिएगा। तो मात्रक में देखो अलग अलग होते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप कोई भी अगर आप अपने इन क्लासों के बाद में अपने क्वेश्चनों की सीरीज भी डालेंगे, उसमें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा अपन जो जिन मुख्य बातों का पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन है, इन पे से ही पूछा जाता है मात्रक। जैसे पहला मात्रक, सबसे पहला कि कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। अब आपको ये बताओ, या तो आपको एग्जाम में क्या देगा एसआई मात्रक, या बोलेगा अंतरराष्ट्रीय मात्रक। एसआई का अर्थ क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। ठीक है, इसका क्या नाम अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है, एसआई का अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो आपसे पूछे कार्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है जूल। अब आपको ध्यान होना चाहिए याद करने के लिए कि जूल है ये वैज्ञानिक था, जूल क्या था, वैज्ञानिक था, और उस वैज्ञानिक के सम्मान में दिया हुआ है कार्य का मात्रक जूल।
ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन मात्रक का आता है, वो आता है एक सीजीएस मात्रक। कौन सा आता है? सीजीएस। तो आपसे पूछे कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, ये इसका होता है अर्घ। आपसे सीजीएस ने देखा, ऐसा भी कह सकता है वो क्या कि निम्न में से कार्य का मात्रक है, तो इसका मात्रक होता है अर्घ। कौन सा होता है? अर्घ। ठीक है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। ठीक है। सीजीएस का अर्थ बताऊं क्या होता है? सीजीएस इसका अर्थ होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सी का अर्थ हो गया सेंटीमीटर, जी का अर्थ हो गया ग्राम और एस का अर्थ हो गया सेकेंड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सीजीएस मात्रक। तो इसका कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ। ठीक है। ऐसा ही मात्रक कौन होता है? जूल। कई बार आपको इन दोनों में संबंध पूछ लेता है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जूल बराबर कितने होते हैं? 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की घात 7। ठीक है। एक क्यों, कैसे बनेंगे आपको ज्यादा यहाँ पर डीपली नहीं, वैसे मैं आपको बता सकता हूँ ये कैसे आते हैं, इसकी अभी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको सीधा याद हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे जनरल साइंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत डीपली जाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको अगर नहीं पता, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको इन चीजों की दिक्कत आती है। ठीक है। तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की घात 7 अर्घ। तो ये तीनों क्वेश्चन है। कार्य का ऐसा ही मात्रक पूछेंगे, सीजीएस मात्रक पूछ लेंगे, या फिर दे देगा ऑप्शन में कि कार्य के मात्रक। अब देखो एक थर्ड और होता है, ये भी आपको कम मिलेगा, कहीं आपको ध्यान होना चाहिए। कब आता है? कि कार्य का बड़ा मात्रक, कार्य का बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक। आप जानते हो लेकिन आपको ध्यान नहीं होगी कार्य क्या होता है? KWH, KWH कार्य का बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। के का अर्थ होता है किलो, डब्ल्यू का अर्थ वाट, एच का अर्थ घंटा। तो अपन कैसे कहेंगे? KWH का अर्थ क्या है? किलो वाट घंटा। और इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट। अपने मीटर, बिजली वाला मीटर नहीं होता क्या, उसे बोलते हैं ना अपने इतनी यूनिट आ गई, तो वो यूनिट होती है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये भी कार्य का मात्रक है, ये यूनिट भी कार्य का मात्रक है। ठीक है। तो यहां से भी आपसे पूछ सकता है कि कार्य का किलोवाट घंटा, मतलब ये यूनिट हो गई, तो आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि 1 किलोवाट घंटा में कितने यूनिट होती है, मतलब एक यूनिट, तो 1 किलोवाट घंटा में कितने यूनिट होती है? 1। ठीक है। और आपसे पूछे जूल कितने होते हैं, क्या पूछ ले? जूल। तो जूल भी देख लो आप कि 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं। मैं कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बहुत बार आपसे एग्जाम मिल जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 इतने जूल होते हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 36 गुणा 10 की घात 5 भी हो सकता है। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं कि अपने वो 3 मात्रक हैं। एक तो कौन है? जूल है, उसको तो क्या बोला? एसआई या अंतरराष्ट्रीय मात्रक। दूसरा अपने सीजीएस मात्रक, जिसका सेंटीमीटर ग्राम वाला मात्रक है, उसको क्या बोला? अर्घ। और तीसरा हमने बोला किलोवाट घंटा, ये बड़ा मात्रक है, जिसको अपने मीटर वाली यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन और बताऊं आपको, जैसे कई बार पूछता है कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। अदिश राशि का अर्थ है मतलब कार्य की कोई दिशा नहीं होती, कार्य की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था W बराबर FD कोस थीटा, थोड़ा सा आपकी ज्यादा हो जाएगा। W इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट D वेक्टर कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो अपन यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य कहीं मिल जाए आपको तो घबराने, मतलब ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो, कार्य बल व विस्थापन, बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल, बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है। ठीक है।
कार्य बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। क्यों? देखो बल भी एक सदिश राशि है, जब भी आप बल लगाओगे तो पर्टिकुलर दिशाओगे, अपने बल की अलग से क्लास मिल जाएगी आपको, विस्थापन बलों की अलग क्लास दूंगा मैं आपको। तो बल और विस्थापन इन ये दोनों क्या है? सदिश राशि है। दो सदिशों को जब गुणा करें और प्राप्त राशि क्या हो? अदिश हो, तो उसको अपन कौन सा बोलते हैं? अदिश गुणनफल। आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये डेफिनेशन है, ये भी कार्य बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो कार्य एक क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि का अर्थ है कार्य की कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है। अदिश का अर्थ होता है इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, यदि कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक, कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उसका तात्पर्य है कि वस्तु या पिंड की गति मंदित है, की गति में मंदन उत्पन्न हो रहा है। अगर जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, उस स्थिति में कार्य क्या आता है? ऋणात्मक। तो यहां पर वही बात है, यदि कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि आपका जो है उसका अर्थ है क्या है कि वस्तु या पिंड की गति में क्या हो रहा है? मंदन उत्पन्न हो रहा है। मंदन का अर्थ होता है जैसे ब्रेक लगाते हो आप, ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? गाड़ी धीरे हो जाती है। ठीक है, तो मतलब आपकी गति धीरे धीरे पिंड या वस्तु रुक रही है। ठीक है, तो ब्रेक लगाने में भी मंदन गति होती है। इस कारण ये चीज ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा तो आपके द्वारा कार्य का मान क्या प्राप्त हो रहा है? मंदन उत्पन्न हो रहा है। और थर्ड बात, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। वही चीज मैंने आपको बताया था, यदि आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं, लगातार 10 घंटे से मार रहे हैं, अगर दीवार में विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ, दीवार अपनी जगह खड़ी है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इस कारण कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तीनों बातें, कार्य एक अदिश राशि है, इसका इसको W बराबर ऐसा लिखते हैं F सदिश गुणा D सदिश। दूसरा, कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा तो उसका तात्पर्य होता है वस्तु या पिंड की गति में मंदन उत्पन्न हो रहा है। और थर्ड बात, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। देखो अपन ने ऐसे करके 3-4 चीजें के बारे में पढ़ा। अब आपको पता लगेगा कि आप कितना इसको कर पाए, कितना समझ पाए। तो उस कंडीशन में अपन क्या करें, मैं आपको 2 एग्जाम्पल कराने का कोशिश करता हूं। चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 8 किलोग्राम की वस्तु को 2.5 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 8 किलोग्राम की वस्तु को 2.5 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कि अगला कह रहा है, देखो सॉल्यूशन देखो आप इसका। एग्जाम्पल आपको कह रहा है कोई वस्तु है, ठीक है, कितने की है? 8 kg की है। अगले ने पहले दी थी अपने को, कितना किलोग्राम की है? 8 किलोग्राम की है। इसको आप कहाँ, इसको ऊपर उठा रहे हैं, इसको यहां से कैसे उठा रहे हैं? ऊपर कितना उठा रहे हैं? 2.5 मीटर। कितना उठा रहे हैं? 2.5 मीटर। तो उस स्थिति में कार्य बताओ। अब आप बताओ कि यहां पर कार्य W बराबर क्या होता है? FD। कार्य क्या है? W बराबर FD। अच्छा एक बात बताओ, बल गुणा विस्थापन। अब आपके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो किसके विरुद्ध हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के बल। तो हम क्या करेंगे कि कार्य किसके विरुद्ध हो रहा है? कार्य गुरुत्व बल, गुरुत्व आकर्षण। तो ऊपर उठा रहे हो तो किसके विरुद्ध उठा रहे हो? कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है, ठीक है, विरुद्ध है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है, तो आपके द्वारा उतना ही बल लगाना पड़ेगा इसको ऊपर उठाने के लिए। इसका अपन कहेंगे W बराबर FD है, और यहां पर F बराबर वैसे क्या होता है? MA होता है, और यहां पर क्या हो जाएगा? F बराबर mg।
अब देखो आपको अलग से बल वाली क्लास देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा कोशिश करता हूं। एम का अर्थ कौन है? द्रव्यमान, और ए कौन होता है? त्वरण, ठीक है। और इसमें अगर ये तो क्या सामान्य बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, ये होता है बल। अब आपको पता है, और यहां पर क्या है? ये जी कौन है? गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। तो आप जब किसी वस्तु को उठाओगे तो किसके विरुद्ध उठा रहे हो? गुरुत्वाकर्षण के। तो त्वरण कौन सा आएगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो बल का फॉर्मूला हो गया mg। अच्छा, थर्ड देखो, अब देखो क्या हो जाए? W बराबर क्या हो गया? बल गुणा विस्थापन, Fd। तो देखो F का मान क्या हो गया? mg, और d क्या हो जाएगा? h। W बराबर क्या हो गया? md। यहां पर क्या है? d बराबर आपने क्या लिख दिया? h। भाई ऊपर उठाने को अपन ऊंचाई बोलते हैं, इसका h लगा दो, चाहिए आप d रख लो, एक ही बात है d। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पिंड को अगर जमीन से ऊपर उठाने का वो संदूक पिंड की बात है, तो उस स्थिति में बल का मान mg काम में लेते हैं। बल का मान क्या लेते हैं? mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। और h आप जानते ही हो, h क्या हो गया? ऊंचाई। तो अब देखो W बराबर m कितना दे रखा है आपको? 8 किलो का। जी कितना होता है? 9.8 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको याद होना ही चाहिए, जनरल साइंस पढ़ रहे हो, ये तो एक कॉमन चीज है। और एच कितना दे रखा है? 2.5। आपको इन दोनों का गुणनफल, तो ये आपका कार्य का मान आ गया 8 गुणा 9.8 गुणा 2.5, और लास्ट में मात्रक क्या लगाओगे? इसके जूल, ठीक है। गुणा तो आप कर ही सकते हो, ये तो आपको पता ही है। इसका ध्यान रखिएगा, जब भी गुरुत्वाकर्षण में किसी चीज को ऊपर उठाना, पिंड को, बक्से को, तो उस स्थिति में कार्य का फॉर्मूला क्या आएगा? होगा तो वही बल गुणा विस्थापन है, लेकिन बल किसके रूप में होता है? mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। और आपका विस्थापन किसके रूप में चेंज हो जाता है? h के। तो इसको बोलते हैं W बराबर mgh। सोल्व हुआ? तो ये अपना एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है, उसमें क्या कह रहा है कि यदि एक 20 किलोग्राम के पिंड को पृथ्वी की सतह से 20 मीटर विस्थापित किया जाए, सतह पर 20 मीटर विस्थापित किया जाए, तथा यदि तल घर्षण रहित हो तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो आप ये क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि कोई पिंड है, ये पिंड ले लो आप, ये पिंड ले लिया। इस पिंड के ऊपर क्या करे? इसका वजन कितना दे रहा है? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम का कोई पिंड है, 20 किलोग्राम का पिंड है। इसके ऊपर साथ में क्या कर रहा है कि पृथ्वी की सतह पर इसको 20 मीटर, मतलब ऐसे ही इधर ले जाकर कितना तक विस्थापित करा है? डी बराबर कितना दे रहा है? 20 मीटर तक इसको विस्थापित कर दिया। सतह पर कितना कर रहा है? 20 मीटर तक इसको विस्थापित कर दिया जाए, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करें? किया जाए, यदि तल घर्षण रहित हो, मतलब यहां पर इस तल के, ये आपका तल है, ऐसे कोई तल है, ये यहां पर क्या है? घर्षण बल कितना है? 0। घर्षण क्या है? 0। घर्षण रहित क्या है? 0। उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। अब बताओ, इसको आप विस्थापित 20 किलोग्राम का पिंड है, इसको विस्थापित आप इधर 20 मीटर कर रहे हो, और पूछ किसके लिए रहा है? वो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। तो एक बात बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहां लगता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फिक्स है। गुरुत्वीय बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, और लगता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ? देखो आपने विस्थापन तो क्या करा? पृथ्वी की सतह पर कितना लेके जाना है? 20 मीटर। और कार्य किसके रूप में निकालना है? गुरुत्व। तो कार्य W बराबर क्या होगा? F इंटू डी। W बराबर गुरुत्व बल गुणा विस्थापन, विस्थापन। अच्छा, एफ डी कोस थीटा, ये फॉर्मूला बना। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। कोण कितना आएगा? 90 डिग्री। क्यों? तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहां लगेगा? नीचे की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पिंड को किस पे घुमाना है? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर आप इधर विस्थापित करोगे तो थीटा का मान कितना आ गया? बचते हैं। तो ये थीटा कितना बन गया? देखो आप, ये थीटा कितना है? ये देखो 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री बना, नहीं बना? तो उस स्थिति में गुरुत्वीय बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 बन गया। 90 बन गया तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? एफ डी कोस थीटा। और एफ डी कोस थीटा जो आपका फॉर्मूला है, उसमें अपन थीटा का मान 90 रखेंगे तो कोस, तो आप भी जानते हो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो W बराबर क्या आ गया? 0।
इस स्थिति में आपके गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या जाएगा, शून्य आ जाएगा, गुरुत्व बल द्वारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये तो कहा ना कि 20 किलोग्राम के पिंड को पृथ्वी की सतह पर 20 मीटर विस्थापित करें। आप इस सतह पर ही 20 मीटर घुमा रहे हैं, तो अगले ने प्रश्न क्या पूछा है, देखो घुमाने के लिए यदि तल घर्षण रहित है, घर्षण का अपने को जरूरत ही नहीं पड़ रही, रहने दो, घर्षण रहित है तो क्या कह रहा है, रहित है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो बल कौन सा लेना आपको, गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल की दिशा हमेशा क्या होती है, नीचे की ओर। विस्थापन कहाँ है, पृथ्वी की सतह की ओर, सतह पर। तो इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0। इस कारण इस स्थिति में अपने द्वारा किया गया कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके आपको कोशिश करी है। देखो आज अपने इस कार्य को पढ़ा है, तो कार्य को के बारे में एक बार जो पढ़ा है उसको मोटा मोटा रिवाइज करते हैं अपन। देखो ठीक है, सबसे पहले कि हमारे दैनिक जीवन में अपन जो भी चलना उठना बैठना फिरना ये सब जो घटनाएं संपन्न होती हैं उनको अपन कार्य बोलते हैं। लेकिन ये की बजाय हमारे जो साइंस की भाषा में कार्य क्या होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य तभी माना जाता है जब किसी पिंड पर बल लगाएं, किसी पिंड पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न हो। विस्थापन का तात्पर्य है कि पिंड एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाए। तो ये पिंड जैसे ए से बी तक अगर आपने बल लगाकर विस्थापित कर दिया तो आपने कार्य संपन्न कर दिया। दूसरी बात, यदि अपन बल लगा रहे हैं विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारे द्वारा बल लगाने पर अगर विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ, हमने जो परिश्रम किया वो कहाँ जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं आंतरिक कार्य। कि यदि किसी वस्तु या पिंड पर बल लगाने पर उसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य आंतरिक कार्य कहेंगे। तो हमारे किया गया परिश्रम, कार्य नहीं, हमारे द्वारा किया गया परिश्रम आंतरिक कार्य करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी आपको, क्या कि किसी दीवार को आप धक्का मार रहे हो तो दीवार विस्थापित नहीं हो रही लेकिन आप थकान अनुभव करते हो, तो आपके द्वारा जो किया गया परिश्रम है वो किसके रूप में माना जाएगा, आंतरिक कार्य के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अब देखो हमेशा देखो जब भी अपन किसी वस्तु या पिंड को विस्थापित करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, हमें विरोधी बल उपस्थित रहता है। क्या रहता है, विरोधी बल। हमें किसी भी वस्तु या पिंड को विस्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता होगी, और अगर विरोधी बल उपस्थित नहीं है तो हमें कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी पिंड को अगर आप यहाँ पर जैसे पिंड है, इसको मैं समझा कि इधर आप विस्थापित कर रहे हो, तो विरोधी बल यहाँ कौन बन गया, घर्षण बल। जैसे अपन किसी बक्से को खींच रहे हैं तो उस स्थिति में विरोधी बल क्या होता है, घर्षण बल। ऐसे क्या है, अगर किसी पिंड को अपन ऊपर उठा रहे हैं तो विरोधी बल कौन बन जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे खींचेगा और हम इसको क्या उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है, हमें विरोधी बल के विरुद्ध ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, फिर अपन कार्य की डेफिनेशन की बात करें। कार्य की डेफिनेशन क्या थी कि कार्य का मापन आरोपित बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मतलब कार्य क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। लेकिन विस्थापन की शर्त क्या लगा दी हमने, बल की दिशा में ही हो, तो W को हमने लिख दिया F गुणा D। ठीक है, हाँ, लेकिन ये तो विस्थापन, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम कहें कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। बल और विस्थापन अगर अलग अलग दिशा में है, बल और विस्थापन के बीच में अगर कोण बनता है तो हमने इसको डेराइव करके निकाला लेंगे। आप डायरेक्टली याद रखना, उस स्थिति में आपका होगा कार्य का मान W बराबर FD cos थीटा। ये फॉर्मूला व्यापक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो W बराबर FD cos थीटा, बल D विस्थापन, थीटा बल और विस्थापन के मध्य का कोण होगा। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे अपने चर्चा करी थी। क्या कहा था अपने, कहा कि उस स्थिति में अपन कंडीशन लगा ले कि इसमें क्या क्या कंडीशन लगेगी। तो हमने कहा कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ली थी क्या, ये रही कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब बल और विस्थापन समान दिशा में, तो उस कंडीशन में cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो हमारा कार्य का मान आ गया था W बराबर FT, मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम कार्य। हमने कहा कि यदि थीटा 90 है, मतलब बल और विस्थापन लंबवत है, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 न्यूनतम या शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य कार्य हो गया।
इसको न्यूनतम कह दो, और वैसे मतलब ऋणात्मक थर्ड है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है तो कोस 180 डिग्री का मान क्या गया -1 मतलब आपका द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया ऋणात्मक। जब कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, ये कब होता है ऋणात्मक कार्य, मैंने आपको बताया था घर्षण बल हुआ, आपका ब्रेक लगाना, किसी पिंड को ऊपर फेंक रहे हैं, इन सब कंडीशन में क्या होता है कार्य ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो हमें कार्य क्या प्राप्त हो गया ऋणात्मक। फिर हमने इसके मात्रक की बात करी, तो मैंने कहा एक तो आपको एसआई मात्रक क्या होता है, इसका जूल ध्यान रखना है। एसआई का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। फिर मैंने कहा इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ध्यान रखना है। सीजीएस का अर्थ होता है सी का अर्थ सेंटीमीटर, जी का अर्थ ग्राम और सेकंड एस का अर्थ। फिर मैंने कहा इसके अलावा आपको एक संबंध भी ध्यान रखना है जूल और अर्ग में। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं 10 की घात 7। ठीक है, फिर मैंने कहा कि कार्य एक बहुत बड़ा मात्रक होता है जिसको बोलते हैं KWH, किलोवाट घंटा, जिसको अपन यूनिट भी बोलते हैं अपने नॉर्मल भाषा में, किसमें मीटर वाली जो यूनिट आते हैं, बिजली का बिल आता है उसको अपना। तो 1 किलोवाट घंटा के अंदर कितने होते हैं, देखो आप 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं 3.6 × 10 की घात 6। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। फिर हमने कहा छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्य दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। बल भी सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश होता है, तो अपन कह रहे कार्य बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब भी कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा तो उस कंडीशन के अंदर अपन ऐसे क्या कहेंगे कि उस स्थिति में क्या कहेंगे गति मंदित गति है। और थर्ड, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। फिर अपन ने क्वेश्चनों को हल किया, तो हमने कहा कि भाई गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में अगर आपको बल आ जाए तो एफ का मान क्या होता है mg लेना होता है, बल का mg h, तो कार्य का और विस्थापन h हो, तो कार्य हो जाता है w बराबर mgh। ठीक है, और लास्ट जो था उसके अंदर मैंने पूछा था कि मतलब आपका विस्थापन और जो गुरुत्वाकर्षण इनके बीच में थीटा कितना हो गया था 90 डिग्री। 90 डिग्री बनने के कारण कार्य की वैल्यू क्या आ गई थी 0 हो गई थी। तो ये आज अपन ने कार्य को समझने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकें। अगर कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं, अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकेंगे। अपने जैसे ही अपने वीडियो पूरे हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको एक आंकी क्वेश्चनों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अपने वीडियो बनाएंगे शानदार, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर आधारित होगा। फिर आपको इससे कुछ बच नहीं पाएगा कि कभी भी जीएस में कार्य संबंधी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे का आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।